जाओ, बैठ जाओ। हाँ, नमस्ते। अलग अलग टाइम पे दिखाई दे रही हूँ क्या? हाँ, क्या? कौन सी वाली? क्या लगा रखा है? वो यूपीएसआई की। देखो, बालक, आपको किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है। बस जिसे मैं बोलूंगी वो लेनी है। अब ये जो तुम उस बुक को लेने, ये ऐसे मत करो कि बादाम खरीदने से तुमको ताकत मिल जाएगी। समझ गए ना? शांत हो जाओ, शांत। अरे, अभी भी साइलेंट नहीं हो रही है क्लास। ये शांति आपको अच्छी नहीं लगती है क्या? है? बार बार समझाया है, फिर समझा रही हूं। जैसे ही टॉपिक शुरू होने वाला होता है, उससे पहले 2 मिनट अपने विचारों को रोक दो। मैं विचारों की बात कर रही हूं। आप अपने मुंह को भी नहीं रोकते, विचार तो दूर की बात है। विचारों को रोक दो। तुरंत देखो कि इस समय मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, और जो सोच रहा है चुप। अभी कुछ नहीं सोचना। अभी ये सोचो मैं आज क्या पढ़ने वाला हूं, मुझे क्या सीखना है। उसके लिए अपनी जो ट्रैफिक चल रहा है ना दिमाग में, उसको एकदम से रोक दो। ये दोबारा नहीं बोलना है, ठीक है? शांत, बिल्कुल। छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हो तुम लोग। अब चुप हो जाओ, बस एक दूसरे की शिकायत बंद करो, ठीक है? तुम भी बहुत नवाब हो। पड़ोसी लोग ध्यान दें। आपका पड़ोसी अगर आपसे बात कर रहा है तो एक कोनी खींच के मारे, और मेरी नजर पड़ी तो दोनों को सजा दूंगी अगर नहीं रोका तो, ठीक है? अगर कोई कुछ कहे तो मुझे आके बताना, फिर मैं उसके घर तक शिकायत पहुंचा दूंगी। ध्यान दो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। सबसे पहले तो लिखो शब्द निर्माण की एक विधि। शब्द निर्माण की एक विधि, समास भी शब्द निर्माण की एक विधि है। अब ये बताओ, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको समास से डर लगता है या समझ में नहीं आता कि समास की पहचान कैसे करें? बाकी सबको आ जाता है? या कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें जो समास आज पहली बार पढ़ने जा रहे हैं? मतलब सबकी संख्या ये वाली है, पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या आप लोगों ने इससे पहले किसी किताब में या किसी अन्य टीचर से समास पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो कितने छात्रों ने पढ़ा है? 2, 4, 5 ने, बाकी नहीं। मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूं कि पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे समास, और फिर उसके बाद जो मार्केट में एक मिथ फैला हुआ है समास को लेकर, उस पे बात करेंगे, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, मैं आपको तरीके से समझा दूंगी। अगर आपका सामना किसी ऐसे छात्र से होता है जिसने मेरी क्लास न पढ़ी हो, किसी और दूसरे के द्वारा पढ़ा हो, तो वो आपको 2-4 शब्दों में आपको भटका सकता है। तो वो 2-4 शब्द जो आपकी मार्केट में बने हुए हैं, एक तरह से मिथ ही है कि वो समास नहीं है, लोग फिर भी उनमें समास जोड़ देते हैं, या वो समास हैं कोई और लेकिन उनमें बताते कोई और हैं। तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम
कल लास्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास होगी, 2 दिन की क्लास होगी समास की, तो सबसे पहले बात करेंगे समास होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप चाहे वो हिंदी का कोई टॉपिक हो या किसी भी और दूसरे सब्जेक्ट का टॉपिक हो, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है उसकी परिभाषा को जानना। उसकी परिभाषा क्या कहती है? उसकी परिभाषा एक तरह का रूम है या एक तरह का कमरा कहें, जिसमें पूरी जानकारी भरी हुई है, सारी जानकारी आपको मिलती है। अब ये जो रूम होता है, इसकी चाबी क्या होती है जिससे आप समझ सके, यानी इसको खोल कर और इसे समझ सके, तो उसकी चाबी होती है उदाहरण। और जब हम उदाहरण को बार बार उदाहरणों को समझते जाते हैं और फिर परिभाषा से बातचीत करते हैं, परिभाषा को बार बार देखते हैं, समझते हैं, तो हमें उसकी असलियत पता चल जाती है। तो समास भी वैसा ही है। 3-4 बातें हैं जो आपको हमेशा अपने जहन में रखनी है और उन बातों को अपने जहन में रख कर आपको समास पहचानना है। समास 6 हमारे समास होते हैं। 6 समास मतलब 6 सेकंड, सिर्फ 6 सेकंड। आप किसी भी शब्द में आपको कोई समास निकालने के लिए बोलेगा, आप उस समास को देखेंगे जो आपके शब्द दिया है और शब्द को देखने के बाद 6 सेकंड सोचेंगे आप, और 6 सेकंड में आप उसका समास निकाल देंगे। लेकिन वो 6 सेकंड में नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो वो कैसे हम 6 सेकंड में पहुंचेंगे, ये तो हम जब प्रश्न करेंगे इसका तब समझेंगे। पर उससे पहले जिन बातों पर हमें ध्यान देना है वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इसकी बगल में लिख लो। संक्षेप का क्या मतलब होता है? तो संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना। छोटा करना, किसी चीज को छोटा करना ही क्या कहलाता है? संक्षेप कहलाता है। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि जो समास है वो क्या है? किसी चीज को छोटा करना ही समास कहलाता है। अब किस चीज को छोटा करना समास कहलाएगा? तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कहती है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहा है इसने? 2 या 2 से अधिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्द हमारे सामने होंगे, हम उनको मिलाकर क्या बनाएंगे? एक शब्द बनाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एक शब्द है, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ ये मैं इस बात पर जोर क्यों दे रही हूँ। एक शब्द है पंचवटी, और आप समास पढ़ने के बाद इस बात के बारे में आप जानकारी लेना, ये पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह हमारा द्विगु समास है, जैसे इसकी परिभाषा और ये सारी चीज़। लेकिन आप इस शब्द को जब लोगों से पूछेंगे तो आपको लोग कहते हुए मिलेंगे कि ये बहुव्रीहि समास है। लोग इसमें बहुव्रीहि समास लगाते हैं। अब ये कैसे हुआ है? मार्केट में एक बुक आती है, बहुत फेमस बुक है। दिन के हिसाब से अगर हिंदुस्तान की बात करें तो शायद एक दिन में उसकी 5-6 हज़ार प्रतियां बिकती होंगी। आप जानते हैं उसका नाम मैं यहाँ लूँगी नहीं। तो वो बुक है, बहुत फेमस है, पर उस बुक में गलती है कि उसमें 40% उत्तर आपको गलत मिलेंगे प्रश्नों के। वो टाइपिंग मिस्टेक है और उस पर किसी टीचर ने बैठ के काम नहीं किया। टाइपिस्ट लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इकट्ठे किए और वो रख दिए, तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक रही है। तो उसी बुक में ये पंचवटी का आंसर जो है वो बहुव्रीहि समास आ गया। अब क्योंकि हर कोई टीचर उसी बुक को देता है, बताता है कि प्रैक्टिस करनी है आपको तो वो बुक ले लो और उसमें प्रैक्टिस कर लो, तो उसमें गलती हो गई कि पंचवटी को बहुव्रीहि समास आंसर में दे दिया, तो हर टीचर आपको यही कहता हुआ मिल जाएगा। अब मैं ये हर टीचर का नाम क्यों ले रही हूँ? देखो, वैसे मैं सच बताती हूँ, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहती, लेकिन ये पॉइंट आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बना ना मेरी क्लास का। 2019 में बहुत ज़्यादा एक तरह की इतनी बड़ी बहस कि 4-5 टीचर इस मुद्दे पर आ गए और ये किताब उठा के देख लो, आप कैसे कह सकते हैं। मैंने उनको पूरी थ्योरी समझाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन टीचरों ने ये कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, किताब में तो बहुव्रीहि दे रखा है। भाई, किताब इतना पत्थर की लकीर तो नहीं ना हो गई, गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। अगर उसी किताब में आंसर द्विगु होता सही तो आप वो मानते।
तो इसी के बारे में मैं बताऊंगी। तो आपको समझना है शब्दों को। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी शब्द में, यानी हर एक शब्द में समास नहीं होता, ये अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। जिस प्रकार से हर शब्द में संधि नहीं है, उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय नहीं है, उसी तरह से हर शब्द में समास भी नहीं होता। अब कई बार छात्र प्रश्न करते हैं कि लॉकडाउन में कौन सा समास है। भाई लॉकडाउन जो शब्द है आपका, 2019 से पहले लॉकडाउन नामक शब्द था ही नहीं आपके शब्दकोश में। और अगर हम देखें कि 2019 से पहले की किताबों में अगर आप जो शब्दकोश है, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे हिंदी का हो, या किसी और दूसरी भाषा का हो, किसी में भी लॉकडाउन शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2019 के बाद जरूर मिलेगा, क्योंकि ये आया हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो बहुत सारे शब्द ऐसे बनते हैं और इसमें पूछते हैं। तो अब जब ये ऐसे शब्द बना, तो ऐसा तो है नहीं एग्जामिनर आपसे ये पूछ देगा कि लॉकडाउन में कौन सा समास है। और अगर पूछेगा भी तो आपके पास बहुत आसान सा तरीका है कि यह किस परिभाषा को फॉलो करेगा या किस परिभाषा के अंदर आएगा, आप बहुत आसानी से उसे बता सकते हैं। तो कई सारे ऐसे शब्द आएंगे जो हमारी परीक्षा का भी हिस्सा बने हैं और हमारे विवाद का भी हिस्सा बने हैं। तो उन सब पे हम बात करेंगे इसे पढ़ने और समझने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि समास जो है वो क्या है, एक प्रकार का समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना। और इसकी परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई एक शब्द बनाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द सामासिक पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको विस्तार से पूरा समझेंगे, पर उससे पहले हमें 3-4 शब्द समझने हैं जो हमारी समास की परिभाषा के अंदर आएंगे या आगे हमें जानने होंगे। वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको लिखना अभी नहीं है। क्या लिखना है वो मैं समझाऊंगी, बताऊंगी। शब्द दिए हैं 4: समास विग्रह, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। अब ये क्या होता है मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ, फिर आप इसको लिखिएगा। जैसे मान लो हमने कोई शब्द लिखा, एक शब्द है हमारे पास राजकुमार। राजकुमार शब्द है। अगर हम ये देखें कि ये शब्द बना किससे है, तो हमें पता चलता है राजा का कुमार। ये जो हमने यहां लिखा राजा का कुमार, इसको कहते हैं हम समास विग्रह। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह का मतलब होता है फैला देना या तोड़ देना। समझ गए? जल्दी से बैठो, फटाफट से, टाइम से आया करो। बैठ जाओ जल्दी फटाफट। ध्यान दो, राजा का कुमार, इसको कहते हैं समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है फैला देना या तोड़ देना। तो जब समास को हम फैला देते हैं उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं राजा का कुमार, कितने शब्द हैं इसमें, 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों को हमने जोड़कर एक शब्द बना दिया राजकुमार। इस राजकुमार शब्द को ही, यानी ये जो हमने इससे बनाया, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और जो ये राजकुमार बन के आया, अब हम इसको समस्त पद कहेंगे। समस्त पद या सामासिक पद या सामासिक शब्द के नाम से हम इसको जानेंगे। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि समस्त पद क्या होगा और समास विग्रह क्या होगा। अब 2 शब्द और आते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है कि हम जैसे समस्त पद में देखें तो इसमें जो ये राज है इसको हम कहेंगे पूर्व पद, पूर्व या प्रथम। अगर कोई प्रथम पद कहे या पूर्व पद तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा। और इसके लास्ट में जो ये कुमार है ये हमारा कहलाता है उत्तर पद या द्वितीय पद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उत्तर पद या द्वितीय पद। ये समझ में आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे, कोई कहे कि प्रथम पद, तो आप समझ जाएंगे प्रथम पद का मतलब क्या या पूर्व पद का मतलब क्या। अगर उत्तर पद कहा जाए तो आप समझ जाएंगे उत्तर पद का क्या मतलब है, समास विग्रह का क्या मतलब है और समस्त पद का क्या मतलब है। उतार लीजिए इसको उदाहरण।
इसकी पूरी परिभाषा ऊपर लिखी हुई है, जो मैंने समझा दिया वो लिखा हुआ है, वो नहीं लिखना, उदाहरण लिख लो बस इसे जल्दी से फटाफट। ऑनलाइन वाले छात्र ये ध्यान दें, जैसे इसमें लिखते रहते कि बिहार एसआई का हो जाएगा या किसी दूसरे और परीक्षा के बारे में आप लोग बोलते रहते हो, तो ये बात ध्यान रखो कि आपको सिलेबस दिया होता है, आप सिलेबस से मैच कर लिया करो, ठीक है। उसमें आपको सारी बातें पता चल जाएंगी किस किस परीक्षा का है, ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख कर बनाया गया है। और आपस में ये सब मत किया करो मैं इलाहाबाद से हूँ तुम कहाँ से हो, और ये सारी चीज़ें बैठ के ना पढ़ाई करो। अकेले बैठे हो घर में फिर भी बातें बनाने के लिए कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेते हो। हो गया ये। अब देखो 2-4 शब्द और हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, हमें यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। जैसे एक शब्द आता है, मिटा दूं इसको, जैसे एक शब्द आएगा प्रधान। इस प्रधान शब्द का क्या मतलब होगा? जैसे मान लो परिभाषा कहेगी कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तो प्रधानता से मतलब क्या होगा? मुख्य, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? मुख्य। मुख्य को आप कैसे पहचानेंगे कि मुख्य का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर मैंने एक शब्द दिया, मैंने कहा घुड़सवार, तो घुड़सवार शब्द में उत्तर पद प्रधान है, तो उत्तर पद आपको पता है कौन सा हुआ? सवार। तो सवार कैसे प्रधान है, कैसे समझेंगे कि इसमें सवार पद प्रधान है? या मान लो मैं कहूँ मुख दर्शन, तो आपसे पूछूं कि मुख दर्शन इसमें तत्पुरुष समास है, आप कैसे पहचानेंगे कि तत्पुरुष समास है? पहचानने का तरीका है, परिभाषा कहेगी कि उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद है दर्शन। आपको कैसे पता चलेगा कि उत्तर पद है इसमें मुख्य और वही फिर हमारा तत्पुरुष समास? तो इसके लिए ये बताना जरूरी है ना, इस चीज को जानना जरूरी है ना कि ये प्रधान और इस मुख्य का होने का मतलब क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि मुख्य है? हो सकता है कि हमको घोड़ा ही मुख्य लगे, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। या मुख हमें लगे मुख्य, तो कैसे जानोगे? तो देखो ध्यान दो, जैसे मान लो कि मैं आपको यहाँ पे कोई भी शब्द देती हूँ, जैसे मैंने एक शब्द दिया शेर, जैसे मैंने कहा शेर, अब आपके दिमाग में क्या फोटो बन के आई है? एक शेर की फोटो बन के आई जैसे ही मैंने शेर बोला। अब ये फोटो 2 तरह से बनती है, एक तो इसी तरह से जैसे ये लिखा है, और दूसरा जैसा ये होता है वैसे बनाएं। अगर मैं कहूं, मैंने यहाँ पे लिखा कठोर, आपके दिमाग में क्या फोटो बनी? फोटो नहीं बनी, लेकिन भाव आया कि पत्थर जैसा है ना, पत्थर के जैसा कठोर, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पे कहूं शब्द है सेब, या मैं लिखूं रोटी, तो अच्छा रोटी लिखने पे मिठाई आएगा? अरे समझ लो बच्चा, देखो ये बात ध्यान रखना, समास आपको हिंदुस्तान में हर व्यक्ति पढ़ाता है, और जो व्यक्ति पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया वो अपने आप में विद्वान है, और वो सब कुछ जानता है, सब कुछ पढ़ाता है, बिल्कुल सही पढ़ाता है, गलत नहीं पढ़ाता। पर हमें समझ नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? कारण होता है, हर टीचर पढ़ा रहा है, एक बंदे का हर चीज समझ में आ रहा है और एक बंदे का हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। फर्क सिर्फ एक ही होता है, समझाने का तरीका। मैं आपको जो ये तरीका ले रही हूँ, ये इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई सामने बैठ के देखेगा कहेगा इसका समाज से क्या लेना देना है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ, आपको समाज को कैसे समझना है। मैं सिर्फ आज और कल हूँ आपके साथ, इसके बाद जहां भी होगे आप होगे और आपका ये ज्ञान होगा, और यही मदद करेगा आपको हर शब्द में समास पहचानने में, तो मजाक नहीं। और ये बात ध्यान रखना, अगर आप फिर दोबारा से मजाक किया तो रौद्र रस मेरे अंदर बहुत जल्दी आता है, और रौद्र रस आ गया तो फिर मूड खराब हो जाएगा, फिर मैं जितनी शिद्दत से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो सब खत्म हो जाएगा।
ठीक है, फिर मैं भी दूसरे टीचर के जैसे बन जाऊंगी, पढ़ा के निकल लो। ठीक है, तो शांत रहो। इसलिए मजाक नहीं, जो पूछ रही हूं हाँ या ना उसका जवाब दो और उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो जब मैंने आपको कहा सेब, तो आपके दिमाग में सेब की फोटो आई। मैंने आपको कहा रोटी, तो आपके दिमाग में रोटी की फोटो आ गई जो आप हर रोज खाते हैं। तो ध्यान देना, आपके दिमाग में जिस चीज की फोटो पहले उभर के आती है उसका मतलब होता है प्रधान, वही है प्रधानता। जैसे हमने एक शब्द कहा कि घुड़सवार, तो जैसे ही मैं बोलती हूँ घुड़सवार, तो आपके दिमाग में फोटो केवल घोड़े की आती है या घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति की आती है? घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति की आती है। ठीक है, घुड़सवार बोलने पर घोड़े की फोटो आती है? अरे घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति की आती है ना। तो आप, वो बात अलग है कि आपको घोड़ा भी दिख रहा है और व्यक्ति भी दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो फोकस हो रहा है वो तो व्यक्ति पे हो रहा है ना, घोड़े पर नहीं हो रहा। इसी तरह से मान लो, चलो इसमें देखो दिमाग सबका अलग अलग होता है, किसको कैसे समझ में आए। अगर मैंने कहा युद्ध क्षेत्र, तो आपके दिमाग में फोटो किसकी हुई? तलवार, बंदूकें, आदमी, या मैदान की फोटो बनी? मैदान यानी क्षेत्र, क्षेत्र की फोटो बनी आपके दिमाग में। तो क्षेत्र क्या है? उत्तर पद है। उत्तर पद क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है, मतलब फोकस हो रहा है आपके दिमाग में। अगर मैंने आपसे कहा रसोई घर, तो आपके दिमाग में खाने की थाली की फोटो बनेगी या उस स्थान की जहां खाना बनाते हो, यानी घर, उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान हो रहा है, जबकि रसोई शब्द का मतलब भोजन होता है, खाना जिसे आप खाते हो। ठीक है, इसी तरह से हमने अगर मान लो ये कहा कि पॉकेट मार, आपके दिमाग में जेब की फोटो बनेगी या जेब कतरे की? ये बात अलग है कि वो काला काला ही दिखाई दे, कौन है कौन नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन आपके दिमाग में फोटो बनेगी मार, मारने वाले की। तो उत्तर पद प्रधान, समझ रहे? इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि लाभ हानि, आपके दिमाग में लाभ की फोटो बनी कि हानि की? दोनों की। ठीक है, लाभ भी होना और हानि भी। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका द्वंद्व समास, जिसकी परिभाषा कहती है कि जिस पद के दोनों पद प्रधान हों, फोटो बन रही है। अब इसी तरह से मैं आपसे कहती हूं चक्रपाणी, आप चक्रपाणी समझते हैं किसको कहते हैं? कृष्ण को या विष्णु को, या और सरल ले लें, हम कहते हैं लंबोदर। किसकी फोटो बन रही है दिमाग में? लंबा उदर, उदर मतलब पेट, मोटे पेट की फोटो नहीं बनी, किसकी बनी? गणेश की। तो देखो लंबा और उदर, ये है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा कहती है कि दोनों पद गौण होते हैं, किसी तीसरे पद का, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो फोटो किसकी बन रही है आपके दिमाग में? तीसरे पद की। तो ये बहुव्रीहि समास की परिभाषा है। बस आपको इस बात को समझना है कि प्रधान, आपके दिमाग में फोटो किसकी बन के आ रही है, आपको समास समझ में आ जाएगा, और कुछ है नहीं समास में। समझ गए ना? तो इसी तरह से, इसीलिए मैंने शब्द पहले बताया प्रधान, क्योंकि हम परिभाषा लिखेंगे, आपकी परिभाषा में भी, परिभाषा से भी प्रश्न आता है और उनसे भी। चलो अब आगे समझते हैं इस चीज को कि समास प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जब हम समास को पढ़ते हैं तो प्रधानता के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, समास के प्रकार और समास की संख्या, इन दोनों में अंतर है। जब हम प्रकार की बात करेंगे तो ये 4 प्रकार के होंगे, और जब हिंदी में समास की संख्या होगी तो ये 6 होंगे। समझ गए? संख्या अगर ये आए कि समास कितने होते हैं तो 6 होते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं तो 4 होते हैं। ये बात याद रखिएगा, दोनों में अंतर होता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पूर्व पद प्रधान, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे हम किसके अंदर रखते हैं? पूर्व पद प्रधान में, और ये होता है अव्ययी भाव समास। साथ की साथ लिख लेना मेरे साथ, ठीक है? अव्ययी भाव समास जो हमारा होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है उसका। दूसरा आता है दोनों पद प्रधान, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास।
जिसके दोनों पद अप्रधान यानी गौण, गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, जिसका महत्व ना हो। जैसे मान लो आप अगर किसी यूपीएससी वाले बच्चे से मिलेंगे, बात करेंगे, तो अक्सर आपको ये छात्र ऐसे बोलते हैं, अरे ये सब गौण विषय हैं, इनको छोड़ो। तो गौण विषय का मतलब कई बार हमें सुनने में लगता है गौण विषय मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, नहीं, इसका मतलब होता है तुच्छ, जिस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, जिसका कोई महत्व नहीं, उसका मतलब होता है गौण। ठीक है, यानी अप्रधान। जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसकी वर्तनी याद रखिएगा, वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाता है। इसके बाद आता है हमारा चौथा उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के दो उपभेद माने गए हैं, जिसमें आता है द्विगु समास और कर्मधारय समास। फिर एक बात याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा का मतलब है हम केवल हिंदी भाषा का व्याकरण ही यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा का व्याकरण बिल्कुल अलग है, और हमने संस्कृत भाषा से कुछ कुछ नियमों को ही उठाया है, लेकिन हिंदी भाषा का व्याकरण हमने पूरी तरह से बदल दिया है, अपनी सुविधा के अनुसार रखा है। तो हिंदी भाषा में यही 6 समास हमारे पूछे जाते हैं और यही आते हैं, लेकिन आप किताबों में देखेंगे, जो मार्केट में कुछ किताबें हैं, तो उनमें जैसे अलूक समास, न्याय समास और भी 2-4-5 समास तत्पुरुष समास के भेद करके दिए रहते हैं। और किताबों में और सबसे गजब बात तो ये लगती है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो किताब में ये भेद दिए रहते हैं, लिखे रहेंगे, और नीचे लिख देगा विशेष, ये समास संस्कृत के हैं, हिंदी में पढ़ाए नहीं जाते। जब हिंदी में पढ़ाए नहीं जाते तो हिंदी के व्याकरण में काम क्या है इनका? लेकिन क्या है कि हमारी हिंदी को ये बहुत बड़ी साजिश रची गई, हमारे देश आज़ाद होने के साथ साथ ना ये बड़ी साजिश रची गई कि हिंदुस्तान की भाषा को समाप्त कर दो। मुगलों के और अंग्रेजों के रहते हुए संस्कृत तो हो चुकी थी समाप्त, बची थी हिंदी, उसे भी पूरी तरह से समाप्त कर दो। अब सीधा क्या आ जाएगी, अंग्रेजी भाषा आ जाएगी, आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के व्याकरण में जो इस तरह की चीज़ें रखी गई हैं, वो जानबूझ के हिंदी को कठिन दिखाने के लिए, कि अपनी जनता को दिखाओ कि हिंदी बहुत कठिन है, जबकि हिंदी कठिन नहीं है। देखो कितनी सरल है, आपको पता चलेगा। 6 पॉइंट आपने लिख लिए। ये फिर से दोहरा रही हूँ, परीक्षा में प्रश्न आता है। समास अगर आएंगे, समास कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, और समास की संख्या कितने होते हैं समास, तो 6। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। लिखिए परिभाषा अव्ययी भाव समास की। लिखिए, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा कोई अविकारी शब्द, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा कोई अविकारी शब्द, ब्रैकेट में लिखिएगा अव्यय, अविकारी अव्यय, अथवा कोई उपसर्ग हो, कोई उपसर्ग हो, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। पूर्ण विराम लगा के अगली लाइन से एक पंक्ति और लिखिए। देखिए, किसी शब्द की आवृत्ति होने पर
किसी शब्द की आवृत्ति होने पर, किसी शब्द की आवृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। किसी शब्द की आवृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए अव्ययी भाव समास जो हमारा होता है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। सबसे पहले आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, निम्न में से वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है? एक ही होता है, अव्ययी भाव। और जो इसका पूर्व पद होता है वो या तो कोई अव्यय शब्द यानी अविकारी शब्द होगा या कोई उपसर्ग होगा। और आप इसी चीज से इसको पहचान सकते हैं। पूर्व पद देखें, पूर्व पद अगर कोई उपसर्ग है या कोई अव्यय शब्द है। अब उपसर्ग तो आप लोग पढ़ के आए हो, आपने 2 दिन पहले पढ़ा, लेकिन अब समस्या आ रही है कि ये अविकारी या अव्यय शब्द हमारे क्या हैं। तो जब हम पद के भेद पढ़ेंगे तो वहां हम अव्यय शब्द को पढ़ेंगे। अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप 2-3 शब्द जान लो। जैसे शब्द होता है आपका प्रति, यह आपका उपसर्ग में भी मान लिया जाता है और अव्यय शब्द में भी आ जाता है। ऐसे ही शब्द होता है यथा। ठीक है, तो ये 2 शब्द आपके बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो यही आपके किसमें आ जाते हैं? अव्यय शब्द के अंदर आते हैं। और भी इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे तो जब हम समझ लेंगे तो हमें पता ही चल जाएगा। अभी के लिए इतना जानते हैं हम। अब इसमें तो ये 2 पॉइंट तो हमने पहले समझ लिए, या तो कोई अविकारी शब्द होगा या उपसर्ग होगा और पूर्व पद प्रधान होगा। यानी हमारे दिमाग में जो फोकस जाएगा वो पूर्व पद पे ही जाएगा, दूसरे पद पर नहीं। अब इसमें इसके अलावा और क्या पहचान हो सकती है जब आप किसी शब्द को देखें? तो यहाँ दिया है शब्द की शुरुआत में आपको भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, उप, अधि, अनु आदि शब्द देखने को मिल जाते हैं। जितने अधिकतर आते हैं, अधिकांशतः जो शब्द आते हैं वो यहाँ पे रख दिया है। इससे क्या होगा कि अगर आपने अपने दिमाग में ये वाली चीज याद रख ली तो आपको पता चल जाएगा इस शब्द में कौन सा समास है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसका समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। अभी देखो, जब तक ऐसा है कि हमारी जो क्लास चल रही है एक क्रम से चल रही है, तो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे आपके दिमाग में जो अभी आपने पढ़े नहीं है, जैसा कि क्रिया विशेषण। तो इसको अपने दिमाग में अभी इतना ही बैठा के रख लो। जिस दिन हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे उस दिन हमको समझ में आ जाएगा क्रिया विशेषण क्या होता है। तो फिर ये वाला जो पॉइंट अधूरा रहेगा ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये कहता है कि इसका समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण के जैसे काम करता है। अब मान लो आपके पास कोई शब्द दे दिया और कोई शब्द आपको देखना है और पता करना है कि कौन सा समास है इसमें, तो आप उसका वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये किस स्थान पर काम कर रहा है। क्रिया विशेषण के लिए काम कर रहा है तो मतलब वो अव्यय भाव समास हो जाएगा। इसका समस्त पद लिंग, वचन, कारक तथा काल से अप्रभावित रहता है। यानी जो समस्त पद बन के आएगा उसका ना तो कोई लिंग होता है, ना उसका कोई काल होता है, ना उसका कोई वचन होता है। यानी वो इन सब चीजों से क्या होता है? परे होता है। उस पे इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कैसा प्रभाव? जैसे मान लो हमने शब्द लिया था, हमने लिया जैसे लड़का शब्द है, तो लड़का का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो लड़की हो जाएगा, लड़का का बहुवचन बनाएंगे तो लड़के हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लो शब्द है जाता, अगर हम इसका काल चेंज करें, अगर हम भूतकाल में इसको लेके जाएं तो गए हो जाएगा, बदल गया बिल्कुल। लेकिन जो ये शब्द होंगे, जैसे शब्द हमारा दिया है आजीवन, इस आजीवन का ना तो कोई एक वचन, ना बहुवचन, ना स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग, ना ही इसका कोई काल के किसी काल पे आएगा और कि काल चेंज होगा, भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल में कोई अंतर आएगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिस पे इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो हमारा समास कौन सा होता है? अगर वो समास है तो, बात ये नहीं है कि हर शब्द नहीं होगा, अगर वो समास है तो फिर वो हमारा किस में आएगा? अव्ययी भाव समास में आएगा। बात समझ में आ गई? हालांकि जो हमने पहला पॉइंट किया कि उपसर्ग और अव्यय से ही हमें पता चल जाता है शब्द के अंदर, इतनी जानकारी हमें लेने की जरूरत नहीं, पर इनको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि परीक्षा में ये लाइन कोट करके दे दिया जाता है कि कौन सा समास इस चीज को फॉलो करता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब उदाहरण पे बात करेंगे। देखो अब इससे आप समझ जाएंगे। जैसे पहले शब्द दिया है आजीवन,
आजीवन जब हम बात करते हैं, आ उपसर्ग लगा है जीवन शब्द में, पहला उपसर्ग लग गया, पहले पूर्व पद पे लग गया तो हमें पता चल गया। लेकिन अब इसमें प्रभाव देख लो कि पूर्व पद पे कैसा प्रभाव रहता है। हम बात करते हैं जब आजीवन की, तो आपके दिमाग में जीवन के लिए वो भाव आता है या पूरे जीवन के लिए भाव आता है? पूरे जीवन के लिए। तो इस आ का मतलब यहाँ पे पूरे जीवन के लिए है, तो जो हमारा भाव जाता है वो इसके ऊपर जा रहा है, पूर्व पद पे जा रहा है। जैसे मान लो हमने आमरण कहा, तो मरने पे होगा या मरने तक के लिए? मरने तक की बात हो रही है कि आमरण मतलब मृत्यु के अंत तक की बात हो रही है, कि जब तक मरेगा नहीं तब तक। तो ये जो आ का भाव आ रहा है वो उसी तक पे आ रहा है, ठीक है, भाव बन रहा है। ऐसे ही बात करेंगे निर्विवाद। निर्विवाद का मतलब क्या होता है? बिना विवाद के। तो फोकस विवाद पर नहीं है, फोकस किस पर है? नहीं होने पर, यानी विवाद होना नहीं, विवाद नहीं की बात हो रही है। इसी तरह से प्रतिदिन, जब आप प्रतिदिन बोलते हो कि मैं तो ये काम प्रतिदिन करता हूँ, फोकस दिन पे नहीं है, फोकस प्रति पे है कि मैं हर दिन काम करता हूँ। समझ गए? इसी तरह से आप सब जो शब्दों को समझेंगे, जैसे प्रतिघात, घात का प्रतिघात, घात तो अलग है लेकिन घात के बदले में जो घात लगाया गया है वो है प्रतिघात। तो फोकस इस पे जा रहा है, इसके बदले में। अगर आप कहें कि उसने तो प्रतिघात लगा दिया, तो मतलब यह नहीं कि घात लगाया था, किसी ने उसके ऊपर घात लगाई हुई थी, उसने उसके ऊपर प्रतिघात किया है। तो हमें ये बात समझ में आती है, यानी इससे फोकस होता है। भरपेट की बात कर रहे हैं तो फोकस पेट पे जा रहा है कि भरे हुए पेट पे जा रहा है? भरे हुए पे ना, पूर्व पद पे फोकस जा रहा है। तो आप यहाँ जितने भी शब्द दिए हुए हैं, सारे शब्दों में आप देख सकते हैं कि हमारा फोकस जो रहेगा वो पूर्व पद पे ही रहता है, इसलिए हमने कहा इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें शब्द जितने भी आएंगे, और ये सारे के सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं क्रिया विशेषण के जैसे, ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत है प्रत्यक्ष में? समझ नहीं आया? देखो, कुछ शब्द हमारे होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष दिया है, ये बना है प्रति प्लस अक्ष। अक्ष का मतलब है आंख, प्रति मतलब सामने, तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंख के सामने। तो इसलिए पूर्व पद यहाँ पर प्रति आ रहा है। अब ये वो शब्द है, जैसे मान लो ये पूछ लिया गया कि प्रत्यक्ष शब्द में आपकी कौन सी विधि है शब्द निर्माण की, तो इसमें आपकी 3 विधि आ जाती है। एक तो समास, कौन सा हो गया? अव्ययभाव समास हो गया। दूसरा, इसमें प्रति उपसर्ग होने की वजह से उपसर्ग विधि भी है। और तीसरा, परिवर्तन हो रहा है तो संधि भी है। तो ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। मान लीजिए अब ये आगे आने वाले टाइम में ऐसे आने लगेंगे, क्योंकि अब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इतने सरल सरल आंसर दे देंगे इनका बहुत आसानी से। तो एग्जामिनर जो अब आगे पूछेगा वो आपसे वो टेढ़ा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको दिमाग लगाना है। और यही दिमाग लगाने वाली बात है, इसको अभी कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ये आपको दिमाग, हाँ जब इससे प्रश्न आने लगेंगे तब ये पढ़ाया जाने लगेगा। लेकिन आप लोग निधि एकेडमी में पढ़े हुए हो तो स्मार्ट बच्चे हो, तो आपको ये बात पहले से पता है ना। तो ये चीज़ पहले से पता है कि कितनी विधि इसके अंदर काम कर रही हैं, ठीक है। चलो, इसी तरह से समक्ष है। अब एक बात ध्यान देना, ये जो प्रत्यक्ष और ये समक्ष जैसे शब्द ही आम बुद्धि वाले लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? उनको लगता है कि समक्ष, समक्ष शब्द में भी जब समास आ गया तो फिर विजय में भी समास आ जाएगा, फिर तो बाकी और सारी चीजें हैं, सोनू, मोनू, राजू, सुनील, इन सब में समास आ जाएगा। उन्हें फिर यही लगने लगता है कि जब समक्ष में आ गया, पर उन्हें नहीं पता कि ये हमारा क्या है, सम प्लस अक्ष से मिलकर बना है। अक्ष का मतलब मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, अक्ष मतलब आंख, सम माने सामने। तो प्रत्यक्ष और समक्ष दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सम का मतलब भी होता है सामने, यानी समक्ष की बात हो रही है, आंख के सामने। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी सारे शब्द आपके इजी हैं, आसान हैं। अब जैसे प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार में प्रति प्लस उपकार, इसमें भी आपकी संधि है, इसमें भी उपसर्ग है और फिर समास भी है, ठीक है।
इसी तरह से हमने दूसरी लाइन लिखी थी कि यदि किसी शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां भी हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जैसे बारंबार, मतलब बार बार, ये काम बार बार हो रहा है, मतलब ये काम बारंबार हो रहा है। आप बार बार न लिखकर बारंबार एक शब्द बना सकते हैं उसका, तो समास हो जाएगा इसमें। दिनों दिन, कहें कि दिन के बाद दिन, यानी हर दिन, बार बार दिन, या हर दिन हम ऐसे बोलते हैं, उसको एक शब्द देना चाहें तो दिनों दिन कह देते हैं, और समास कौन सा होगा हमारा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे, एक एक, दो दो, बस इसमें ये बात याद रखिएगा कि जब हम संख्या की बात करेंगे, ये आता है, ये संख्या है, ये संख्या है। अगर 4 4, 5 5, 10 10, 20 20 अगर ऐसे भी लिखा आ गया कहीं पर, आवृत्ति होते ही आपको आंख बंद करके अव्ययीभाव में लेके जाना है। संख्या पर ध्यान नहीं देना कि संख्या है तो कहीं दिगु तो नहीं होगा। दिगु किस कंडीशन पे होगा, उसकी अलग कंडीशन है ना, उसकी अपनी अलग परिभाषा है, अपनी अलग स्थिति है। यहाँ पे हमें समझना है कि शब्द की आवृत्ति होते ही हमारा जो समास होगा वो कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। नहीं, 5 10 आवृत्ति में कैसे है? शब्द की आवृत्ति थोड़ी ना हो रही है, वो तो 10 10 या 5 5 ऐसे होगा ना। शब्द की आवृत्ति, जो आगे शब्द है वही दोबारा भी आ जाए, उसके लिए कह रहे हैं हम। बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों पद प्रधान नहीं है, ये एक ही पद है और एक ही पद प्रधान है, बस इस शब्द की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। देखो, दोनों पद प्रधान, दोनों पद अलग अलग होने चाहिए, एक नहीं। बहुत बारीकी सी चीज है, इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना ये? अब मैं बता रही हूं ना, तो मुझसे पूछ सकते हो, या पड़ोसी से ही पूछना जरूरी है। ये समझ में आ गया ना? आप देखो, दोबारा नहीं, मैं पहले ही बता रही हूँ, अभी इसको खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? किसका? धीरे धीरे है ना, तो वही है। आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे आपने कहा प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का भाव क्या होता है? हर एक क्षण। यथा जीवन मतलब जीवन के अनुसार, यथा का अर्थ होता है के अनुसार, तो यथा जीवन मतलब जीवन के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा सामर्थ सामर्थ के अनुसार। क्या साध्य? साध्य क्या? यथा साध्य क्या होता है? यथा साध्य नहीं, यथा साक्ष्य हो जाएगा कि साक्ष्य के अनुसार। साध्य साधन से अगर इसका अर्थ है तो साधन के अनुसार हो जाएगा। मतलब क्या था, समझी नहीं? हाँ हाँ, अच्छा, परीक्षा में था या मॉक टेस्ट था? बस परीक्षा और मॉक टेस्ट दोनों में अंतर है, याद रखना। परीक्षा में जो आपको प्रश्न बना के भेजेंगे थोड़े बहुत विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं। मॉक टेस्ट में आपका टेस्ट बनाने वाला बुद्धिजीवी नहीं है, ये मैं साफ कहती हूँ। और जिसको बुरा लगे, मैं खुलेआम कह सकती हूँ, वो मास्टर नहीं है। अगर वो मास्टर होगा तो नहीं बनाएगा इस तरह से। आप मुझे ये बताइए, समास विग्रह एक कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, अलग अलग शब्द हो जाएंगे। समास विग्रह एक नहीं हो सकता। किसी चीज के पीछे का आप जो अर्थ लगा रहे हो उसमें शब्द बदल सकते हैं, शब्दावली बदल सकती है, हम उनके पर्यायवाची शब्द रख सकते हैं, आप गलत नहीं कर सकते। तो एग्जाम में आज तक किसी भी शब्द का समास विग्रह नहीं पूछा है, और अगर समास विग्रह पूछा जाता है तो वो समकक्ष नहीं होते, मतलब एक दूसरे आसपास के नहीं होते, बिल्कुल अलग होते हैं। यथा जीवन मतलब जब तक जीवन है, या जीवन के अनुसार, जब तक जीवन के अनुसार का मतलब भी है जब तक जीवन होना। हाँ, जब तक जीवन है समास विग्रह। यही तो मैं बता रही हूँ। देखो, आपस में जब अगर किसी छात्र से बात कर रही हूँ तो ये बहुत गलत बात है कि आप आपस में बात करते हैं। अगर उसका क्वेश्चन जेन्युइन नहीं होता तो आप ये बात जानते हैं इतने दिन से कि निधि मैम इतनी देर नहीं रुकती,
वो क्वेश्चन जेन्युइन है, क्योंकि उस तरह के और भी डाउट आपके हो सकते हैं, इसलिए बता रही हूं। तो सुन लो चुपचाप। देखो ये ध्यान रखना, जैसे आपने ये कहा है, आपका कहना ये है कि जैसे यथा जीवन का समास विग्रह अगर हमसे पूछ लिया, तो एक तो हो गया जब तक जीवन है, और दूसरा हो गया जीवन के अनुसार। और जीवन के अनुसार का मतलब भी जो हमारा शब्द है उसका मतलब भी यही हो जाता है कि जब तक जीवन है हम उसकी बात कर रहे हैं, जीवन जब तक रहेगा उसी के अनुसार तो हो रही है चीज, ठीक है, वही मैं बता रही हूँ। इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, जैसे ये तो हो गया यथा जीवन में हम कह सकते हैं जैसे जीवन चले वैसे, ठीक है। दूसरा भाव क्या हो गया, जैसे जीवन चले वैसे। तो इन तीनों शब्दों के लिए आप यथा जीवन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और दुनिया की कोई ताकत और कोई विद्वान आपको इन तीनों में से कोई एक चुनकर, अगर आपने एक चुन लिया तो वो आपको गलत नहीं कह सकता, कह ही नहीं सकता। तो ये इस तरह का प्रश्न जो दिया है जिसने भी, उसको इस बात का अभाव ही नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। ये कब होना चाहिए, मान लो उसने यथा जीवन लिख दिया और यहाँ दे दिया कि ऐसे दे दिया जीवन के अनुसार, दूसरा ऑप्शन दे दिया शक्ति के अनुसार, तीसरा ऑप्शन दे दिया मरने के अनुसार, तो इन तीनों में से तो आप बहुत आसानी से पहचान लोगे। नहीं, इस तरह का नहीं होता। ऐसे तो अभी मैं बताऊंगी आगे, समास विग्रह पे ही बात करेंगे हम, कि जो ये समास, जो लोग आपको समास विग्रह से समास पहचान करने की बात करते हैं, उनसे ज्यादा मूर्ख कोई इंसान नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कभी भी समास विग्रह देता ही नहीं है, और आप समास विग्रह के अनुसार किसी समास को कैसे पहचान सकते हैं। नहीं, क्या विजय में समास आपका यही होगा अव्ययीभाव समास, क्योंकि वी प्लस जय, विजय मतलब जिसकी जय हो, जो हमेशा विजय होता हो। जय तो मतलब एक बार जय हो ना, वी का मतलब हमेशा होने वाला, और वी इसमें उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग लगते ही हो जाएगा। हाँ, इसी में होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फिर जब सारा समझ लेंगे फिर हम पूरी समरी करेंगे, उसके बाद और चीजें आपको समझ में आएंगे। तो द्वंद्व समास की परिभाषा लिखो जल्दी से, फटाफट। द्वंद्व समास में लिखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों में या तो पूरक का संबंध होता है या तो पूरक का संबंध होता है या विलोम का संबंध पाया जाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों में या तो पूरक का संबंध होता है या विलोम का संबंध पाया जाता है, कॉमा, वहाँ द्वंद्व समास होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। विराम चिन्ह आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, और उसमें मैंने बताया था कि जब भी परिभाषा लिखोगे, जब तक परिभाषा में अंत में ये ना आ जाए कि उसे ये कहते हैं या उसे ये कहा जाता है, तब तक जितनी जगह भी आपको लगे कि यहाँ पे विराम चिन्ह आना चाहिए, पूर्ण विराम आना चाहिए, हर जगह आपको अल्प विराम लगाना होगा। समझ गए? तो आप बहुत जल्दी जैसे ही ह देखते हैं, ह के तुरंत बाद खींच देते हैं डंडा, पूर्ण विराम, वो नहीं करना है ना। और परिभाषा को उद्धरण चिन्ह में अपने आप बंद कर दिया करिए, मेरे कहने की आवश्यकता न पड़े। अब यहाँ पे हमारे सामने दो शब्द आए हैं। देखो, एक बात ध्यान रखना, द्वंद्व समास जब आप YouTube यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको 3 सेकंड में समास सिखाया जाता है। मैं तो 6 सेकंड में सिखाती हूँ, वहाँ 3 सेकंड में समास आपको सिखा दिया जाता है। शब्द के बीचों बीच अगर आपको योजक चिन्ह मिले तो वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रट लिया
एग्जामिनर को एक दिन पता चल गया कि अच्छा ये लोग अपनी खोपड़ी तो लगाते नहीं है, बस उल्टी पुल्टी चीजों से समझ रहे हैं। तो एग्जामिनर ने आपको प्रश्न कर दिया, आपसे पूछा कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। और याद रखो जो मेरा लेक्चर ले चुका है ना पहले, अगर उसने मुंह खोला तो टांगे तोड़ दूंगी, मैं सच बता रही हूँ। बाकी और जो छात्र आए उनको दिमाग लगाने दो, उन्हें जोर डालने दो अपने दिमाग पर, उन्हें भी सिखाना है, ठीक है। तो जब एग्जामिनर को ये पता चला है 2012-13 के आसपास आपका यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो उसने पूछा और सबसे पहले ऑप्शन में रख दिया द्वंद्व समास। पहला ऑप्शन रख दिया, मुख दर्शन में लगा दिया द्वंद्व समास, हो गया गलत। और उसी सेट में आगे उसने पूछा देवासुर, और देवासुर पूछने के बाद उसने पहले ऑप्शन में रख दिया तत्पुरुष समास और लगा दिया तत्पुरुष समास, जबकि उल्टा है, तत्पुरुष समास है मुख दर्शन में और द्वंद्व समास है देवासुर में। अब ये जो तुमने पढ़ा था यूट्यूब यूनिवर्सिटी से कि शब्द के बीचों बीच योजक चिन्ह जहाँ दिखाई दे वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है, ये तो लॉजिक फेल हो गया या तो उल्टा हो गया। तो ध्यान देना, मैं हमेशा आपसे एक बात बोलती हूँ कि जो भी शॉर्ट ट्रिक होती है, दुनिया की कोई ताकत आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाती है, शॉर्ट ट्रिक आप खुद बनाते हैं और अपने आप बनाते हैं, आपको पता होता है। आपने पढ़ा था विराम चिन्ह, याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था योजक चिन्ह, याद है? तो योजक चिन्ह में मैंने आपको लिखवाया था कि जो पद विपरीत होते हैं यानी विलोम शब्द होते हैं और उनको जब हम एक साथ लिखते हैं, उन दोनों शब्दों के बीच में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का। उसी के साथ मैंने लिखवाया था कि जो पद पूरक होते हैं यानी जो पद एक दूसरे के पूरक होते हैं, उन दोनों शब्दों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमने इसकी परिभाषा लिखी, परिभाषा में आया कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में या तो विलोम या तो पूरक का संबंध देखने को मिलता हो। तो जब उसमें विलोम आ रहा है, पूरक आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों के बीच में योजक चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि योजक चिन्ह इसलिए आता है कि उसमें द्वंद्व समास है, ये गलत है। योजक चिन्ह इसलिए आता है क्योंकि वो विलोम और पूरक शब्द हैं जो लिखे जा रहे हैं, इसलिए योजक चिन्ह आता है। द्वंद्व समास होने की वजह से योजक चिन्ह नहीं आता। तो जब एग्जामिनर को ये बात पता चली कि अच्छा योजक चिन्ह से आप पता कर ले, तो उसने संधि करनी शुरू कर दी, देव और असुर शब्द में संधि कर दी। अब इसको जिसने इसकी परिभाषा से इसको याद किया होगा, इसकी प्रधानता से याद किया होगा, वो तो इसमें सही उत्तर दे देगा। देव और असुर, देव का विलोम है असुर, तो यानी दोनों के बीच में विलोम का संबंध है। विलोम का संबंध तो मतलब द्वंद्व समास। इसी तरह से यहाँ देखेंगे कि मुख और दर्शन, क्या दोनों एक दूसरे के विलोम हैं? नहीं है। क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैम हमको कैसे पता चलेगा पूरक का, हमें तो यही नहीं पता कि पूरक होता क्या है, विलोम तो भी हमने पढ़ रखे। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं पूरक का मतलब क्या होता है। पूरक का मतलब होता है जो दोनों पद एक दूसरे से महत्व रखते हो, मतलब एक दूसरे से ज्यादा महत्व रखते हो। अगर मैं आपको कहूं कि आपको जिंदा रहने के लिए हवा जरूरी है कि पानी, दोनों जरूरी है, मतलब हवा भी उतना जरूरी है और पानी भी। तो जब कभी हम हवा पानी को एक साथ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? योजक चिन्ह के साथ, क्योंकि दोनों पद जो हैं वो क्या हैं? पूरक हैं, एक दूसरे से ज़्यादा महत्व रखते हैं। हवा पर जाएंगे तो पानी का महत्व आ जाएगा, पानी के पास जाएंगे तो हवा का महत्व हो जाएगा। तो हवा पानी शब्द के अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा समास है, तब आप बताते हैं दोनों के अंदर पहचान कर कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब ये दोनों ही क्या हैं? एक वो पद हैं जो प्रधानता देते हैं। दोनों पद प्रधान जिसके, वो कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं लोटा डोर, लोटा डोर, ठीक है। तो लोटा डोर जब हम लिखते हैं तो ये लोटा जरूरी है पानी निकालने के लिए कुएं से, या डोर जरूरी है? दोनों ही जरूरी हैं, यानी दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? पूरक का संबंध है। तो समास क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अब रफ कॉपी आप लोगों के पास है, एक रफ कॉपी पे द्वंद्व समास लिखकर एक शब्द लिख दो, दही बड़ा।
ठीक है। मतलब समास मत लिखो, खाली दही बड़ा शब्द लिख लो। मैं आपको बताऊंगी, इन सब चीज़ों पे बाद में बात करूंगी। बहुत बड़ा एक मतलब मिथ चलता है। किसी भी टीचर को देखोगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। कोई कहेगा दही बड़ा में द्वंद्व समास है, कोई कहेगा तत्पुरुष समास है। हम इस पे रिसर्च करेंगे, हम इसका ऑपरेशन करेंगे। यहाँ मत लिखो, अलग लिख लो, या बाहर लास्ट में दे रखा होगा खाली पेज, वहां पे लिख लो। तो हम इस पे रिसर्च करेंगे, हम रिसर्च करके देखेंगे कि इसमें कौन सा समास होना चाहिए। तो मैं ऐसे कुछ शब्द आपको बीच बीच में दूंगी, तो लिखते रहना, बाद में हम इन पे बात करेंगे, ठीक है। दही बड़ा क्या होता है, नहीं पता आपको? खाया नहीं आज तक दही बड़ा है? ये मेरा स्टूडेंट जो है बहुत गजब है। ये बताओ, घर में सबसे बड़े हो छोटे हो? बीच के। आपके घर में काम की जिम्मेदारी कौन लेता है? बड़े भैया छोटे भैया? बड़े भैया लेते हैं ना। घर के आसपास की चीजों, मतलब जो घर के काम होते हैं, उनकी जिम्मेदारी कभी ली है जीवन में आज तक? फिर भी तुम्हारा स्वभाव तो लगता नहीं है ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि हर काम ऑर्डर पे हो जाने वाला नहीं होता। तो अच्छा, एक मिनट हो, घर से बाहर जाने की परमिशन है? कहीं भी घूम फिर सकते हो? नहीं है ना, बस ये कारण है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझाएंगे। चलो आ जाओ इधर। तुम लोग ना, आप देखो, ध्यान दो। दो तरह के स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक जो ऑब्जेक्टिव के लिए, एक जो सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव वालों में अगर समास कभी आता है तो वो ये पूछेगा कि समास की परिभाषा लिखो और उसका उदाहरण बताओ, मतलब उदाहरण सहित परिभाषा लिख दो, तो आराम से कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में दो तरह के छात्र हैं, जो कॉमन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और एक छात्र हैं जो अध्यापक की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और एमपीएसआई थोड़ा सा स्पेशल है। और इसी के साथ साथ समास को लेके हमारा जो राजस्थान एसआई है वो भी। तो अगर आप यूपी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो द्वंद्व समास में जितने उदाहरण यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ तक सारे के सारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं, ठीक है। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पाप पुण्य से उठाकर मार पीट तक जितने भी शब्द हैं, सबके सब द्वंद्व समास के अंदर पूछे जाएंगे, यूपी यानी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में आने वाले समास में, ठीक है। अब जो छात्र अध्यापक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को द्वंद्व समास के भेद भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो द्वंद्व समास में 3 भेद पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब समझ लो, लिखना यहाँ कुछ नहीं है, पहले समझ लो, इसके बाद आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो आप मतलब खुश हो जाएंगे कि अरे मैम, हम तो याद आज तक रटते रटते रह गए थे, ये तो समझ में आ गया। परिभाषा क्या कहती है वैकल्पिक द्वंद्व समास की, कि जहां दोनों पद अथवा शब्द से जुड़े होते हैं वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। ऐसे लिखा है, बहुत सारी किताबों में इस तरह की परिभाषा लिखी है कि जहां अथवा, तो अब हम देखेंगे पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य। देवासुर दिया है तो देव अथवा असुर यहाँ पर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि कई बार हम जब देवासुर बोलते हैं, और अगर मैं आपसे कहूँ कि देवासुर का आप समास विग्रह करिए, तो आप अथवा नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे देव और असुर, सीधा क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। तो यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है आपको जब आप वैकल्पिक द्वंद्व समास इसमें खोजेंगे। या तो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि और लगाना है कि अथवा लगाना है। खैर, इनका कहना है कि जिन शब्दों के समास विग्रह में अथवा लगा हुआ होता है वे हमारे वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास की परिभाषा कहती है कि दोनों पदों के बीच में और शब्द जुड़ा होता है, वो हमारा इतरेतर द्वंद्व समास होता है। कहने का मतलब है कि जो समास विग्रह होगा, समास विग्रह में और हमें देखने को मिलता है, तो वो इतरेतर द्वंद्व समास में आता है। समाहार द्वंद्व समास, जहां दोनों पदों से उनके जैसे सभी पदों का बोध होता है, वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। अब परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा, तीनों का अलग अलग। ये कह रहा है कि दोनों पदों में उनके जैसे और सभी भी,
का होने का बोध होगा, लेकिन समास विग्रह में आपको और भी दिखेगा। तो फिर आप इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास में अंतर कैसे करेंगे? समझ रहे हैं? परिभाषा लिख के दे देती हैं और इन्हीं में ही छात्र लटकता रहता है। अब देखो जादू वाली ट्रिक अपने पास रखना, किसी को बताना नहीं। ध्यान रखना, वैकल्पिक द्वंद्व समास उसमें होता है जिसमें विलोम का संबंध होता है। और अथवा इन सबको छोड़ दो। जिन शब्दों में विलोम का संबंध होता है, जो एक दूसरे के विलोम होते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं? वैकल्पिक में रखते हैं। पाप पुण्य एक दूसरे के विलोम है, देव असुर एक दूसरे के विलोम है, रात दिन एक दूसरे के विलोम है, आग पानी विलोम है, जय पराजय विलोम है। इन शब्दों में हमारा क्या होता है? वैकल्पिक। विकल्प, विलोम, समझ गए ना? याद रखना है, वैकल्पिक मतलब विलोम। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका इतरेतर। जिन शब्दों में पूरक का संबंध पाया जाता है, वे शब्द हमारे इतरेतर द्वंद्व समास में होंगे। अब आपके दिमाग में तुरंत डाउट आएगा कि शिव और पार्वती तो दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। तो ध्यान रखना, अगर स्त्री और पुरुष वाली चीज आ जाए तो ये हमारी एक बहुत बड़ा, मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिथ बना दिया है समाज ने कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विलोम होते हैं। गलत। लिंग के आधार पर विलोम हो सकते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जितने भी स्त्री और पुरुष वाले आएंगे शब्द, वो सदैव पूरक में गिने जाएंगे। समझ गए? माता पिता हो, भाई बहन हो, चाचा चाची हो, शिव पार्वती हो, राम सीता हो, या सीता राम हो, गौरी शंकर हो, या कोई भी शब्द दिया हो। अब जैसे दिया है राम और लक्ष्मण, दोनों विलोम में नहीं आएंगे, क्योंकि राम और लक्ष्मण विलोम नहीं थे, एक दूसरे की ताकत थे। ठीक है, तो एक दूसरे की ताकत मतलब पूरक होना होता है। तो जिन शब्दों में आपको पूरकता दिखेगी, वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास होगा। अब इसके बाद आएगा समाहार। तो समाहार में ये इस बात पर ध्यान देना, जैसे हम कहते हैं घास फूस, तो कहते हैं अरे यहाँ पर क्या घास फूस भर रखा है, तो क्या वास्तव में वहां पर घास फूस वाली चीजें होती हैं या कूड़ा कबाड़, मतलब कचरा जैसी चीजें? कचरा जैसी चीजें। तो घास फूस के आसपास वाली चीजों का जो उससे अर्थ निकलता है, वो हमारा आता है किसके अंदर? समाहार। मतलब जैसे आपको दिखे, जैसे हम कहते हैं कि अरे उसकी बोलचाल ठीक नहीं है, तो बोलना और चलना ठीक नहीं है, या उसका व्यवहार आचार प्रकार जो होता है वही। तो बोलचाल में उसकी वही आसपास की चीजें। तो बोलचाल के इर्द गिर्द वाली चीजों को जो हम लेते हैं, तो जिस शब्द से हमें पता चले कि इसके पीछे का मतलब केवल शब्दार्थ नहीं है, कुछ भावार्थ भी है, वे सारे शब्द किस में आ जाएंगे? समाहार के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हाथ पांव, कि मैंने जॉब पाने के लिए पूरे हाथ पांव मारे हैं। तो हाथ पांव मारे हैं या बैठ के पढ़ाई भी की है, तो बैठ के पढ़ाई करने का मतलब भी हाथ पांव चलाना ही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए जिस शब्द के पीछे उसका शब्दार्थ न हो के भावार्थ का भाव आता है, वो हमारा किस में होता है? समाहार द्वंद्व समास में होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे उत्तर दिए हैं आपके, इन सबको ध्यान रखना। जैसे हम कहते हैं कि जन्म मरण से मुक्ति मिल गई, तो जन्म मरण से मुक्ति मिलने का मतलब है हमारी हर एक चीज से मुक्ति मिल गई आसपास की। अब हमारा ना हमारे अंदर मोह है, ना माया है, ना कुछ है। तो जन्म मरण शब्द को एक साथ प्रयोग करते हैं, तो विलोम के लिए नहीं, हम उसको उसके आसपास की सारी चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, नहीं देखो ऐसे विलोम हैं, जन्म का विलोम मरण हो जाएगा, लेकिन जब हम जन्म मरण एक साथ प्रयोग कर रहे हैं तो वो विलोम में नहीं आते, वो आते हैं जैसे आपने खुद सुना होगा आध्यात्म में कहते हुए कि मुझे तो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। तो जन्म मरण का बंधन मतलब केवल जन्म लेना या मरण होना ही नहीं होता, उसके मतलब यह है कि हमारा जो मोह है, दूसरों से जो आसक्ति है, लगाव है, उन सारी चीजों से, यानी घृणा, प्रेम, हर एक भाव से मुक्त होने का मतलब होता है। तो उसके आसपास की चीजें आती है उसमें। अब देखो आप लोगों ने जो सीखा द्वंद्व समास के अंदर, इसमें आप लोगों ने
द्वंद्व समास को याद रखने का तरीका है, द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा, ठीक है। और द्वंद्व समास के अंदर अक्सर हमें वही शब्द देखने को मिलते हैं जिनके बीच में झगड़ा होता है। जिनमें विलोम होगा वो तो झगड़ेंगे ही झगड़ेंगे, और जो पूरक होता है मतलब एक दूसरे से एक दूसरे को कम नहीं समझना, मतलब मैं जाट हूं तो मैं भी गुर्जर हूं, मैं भी कम नहीं हूं। एकदम दिखा देते हैं अपनी असलियत, हाँ। तो कहने का मतलब यही है। अब जैसे देखो, स्त्री और पुरुष की बात आ जाए, जहां एकदम से रोना शुरू हो जाता है, स्त्रियां अपने चीजों पर रोना शुरू हो जाती हैं, पुरुष अपनी चीजों पर रोना शुरू हो जाते हैं, हमको ये हमको ये। मैं ये सोचती हूँ कि जब तक ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे जिंदगी उतनी ही दूभर हो जाएगी, उतनी ही दुश्वार हो जाएगी। और जिस दिन स्त्री और पुरुष ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया उस दिन जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। इतनी अच्छी बात नहीं कि ये ताली तब बजाना जब आप लोग समझ लो इस चीज को, ठीक है। मैं तो समझती हूँ, आप लोगों से मना किया है ना उल्टी पुल्टी बातें करने का, मानते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ गए आप कि जब भी याद रखना है जिन शब्दों के बीच में आपको लगे झगड़ा जैसा होना, तो वहां आप समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। पूरक, अब इसमें झगड़ा आप कैसे देखेंगे? अगर आप राम की वीरता की तारीफ करने लगेंगे तो लक्ष्मण की वीरता भी उतनी ही बराबर है, तो क्या होगी? टकराव देने वाली चीज है ना। ये हम अपने स्तर पर कर रहे हैं, हम उनके स्तर की बात नहीं कर रहे, समझ गए। ऐसे ही हवा पानी की बात कर रहे हैं, हमने जब ये कह दिया कि जीवन के लिए हवा भी जरूरी भी है, पानी भी, तो फिर झगड़ा किस बात का। लेकिन हम ये कहें कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी की हवा। जब पानी के पास जाएंगे तो हवा की आवश्यकता लगेगी, और जब हवा के पास जाएंगे तो पानी की आवश्यकता। तो टकराव है या नहीं है? उस टकराव की बात कर रहे हैं हम। ऐसे नहीं कि तीर निकाल लिए एक दूसरे में वो नहीं, ठीक है। वो तुच्छ बुद्धि वाले लोग करते हैं ऐसा, समझ गए। चलो नेक्स्ट, नंबर 3। शांत बैठ जाओ, नहीं करवा रही मैं, मुझको पता है कि तुम लोगों की खुराक कितनी है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर दिमाग लगाओ, शांति से बैठो ना, ये दिमाग जो आपका जरा सी देर में इधर उधर चला जाता है, इसे अगर यहाँ सेंटर में रखो तो सारा समास एक दिन का है, कुछ नहीं है इसमें। पर मुझे पता है कि सीख नहीं पाओगे। तो बहुब्रीहि समास में सिर्फ आपको होमवर्क देती हूँ, लिखवाऊंगी कल, ठीक है। बाकी आपको होमवर्क करना है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा कहती है कि दोनों पद गौण होते हैं, कोई तीसरा पद, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, और वह तीसरा पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें तो ऐसा समझ लेना, जितने भी हमारे देवी देवता हैं या महापुरुष हैं, उनको अपने नाम के अलावा किसी और दूसरे नाम से जब पुकारा जाता है, वो सारे शब्द हमारे किस में आ जाएंगे? बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। तो होमवर्क आपका ये है कि आपको अपने आसपास इस तरह से, चाहे जो किताब में दिए हैं, इनको समझ के आना है, देख के आना है कि इनमें कौन सा समास है, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं। ऑनलाइन में एक छात्र ने पूछा है कि शब्दावली पुस्तक को मंगाने की प्रक्रिया क्या है। बेटा दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लें, या फिर अपने एप्लीकेशन में ही जाके पुस्तक वाले ऑप्शन में वहां जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं।